वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास डिग्री बैचलर लेवल का लेक्चर नंबर 48 यानी कि लेक्चर नंबर 48 करने वाले हैं। और जो हमारा टॉपिक यानी कि उन्वान जो है बेटा वो अर्ली प्रॉब्लम्स आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है, यानी कि तश्कील पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात, जो पाकिस्तान बनने के बाद जो सबसे अहम मुश्किलात हैं जो हुई हैं इनको आज डिस्कस करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान बनने के बाद भी पाकिस्तान के लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो कौन कौन सी ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। चलें इस टॉपिक का हम आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक को हम आगाज़ करने से पहले बेटा जो हम लोग हमेशा प्रीवियस लेक्चर के मुतालिक पिछले लेक्चर में जो आपसे हमने डिस्कस किया था, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, जो कानून आज़ादी हिंद था 1947 का, उसको हमने डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इस लेक्चर का लिंक करंट लेक्चर के लास्ट में रख दूंगा, ठीक है बेटा। और आपको पता होना चाहिए बेटा कि इस टॉपिक के बाद इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज़ नोन एज रेडक्लिफ अवार्ड। लेकिन मैं आपको पहले जो समझा रहा हूँ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, रीज़न ही यही है कि पहले आपको प्रॉब्लम में समझाऊंगा तो फिर आपको पता चलेगा कि रेडक्लिफ अवार्ड ने कैसी कंस्पिरेसीज चली थी और उस वक्त के हिसाब से लॉर्ड माउंटबेटन, जो पूरी दुनिया मानती है बेटा, जो मैं नहीं बता रहा हूँ पूरी दुनिया मानती है, ये हमारे कोर्सेज या हमारी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बात नहीं होती, लेकिन ये हमारी पूरी दुनिया मानती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाकिस्तान के साथ गलत हुआ। और वो वजूहतें क्या थी हम उसको ज़रूर अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक के लिहाज से जो आपके पास सवाल आ सकता है बोर्ड लेवल पर, यूनिवर्सिटी या कॉलेज के ऊपर, तो वो हमेशा पूछते हैं बेटा कि अर्ली प्रॉब्लम्स जो हुई थी आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वो क्यों हुई, ठीक है बेटा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए क्योंकि ग्रेजुएशन के लेवल के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, ना कि इंटर या मैट्रिक के लेवल के हिसाब से, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए हो जाएगा कि हम लोग कुछ इन डेप्थ पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने नोट करो जो पहली चीज़ जो हुई थी पाकिस्तान के साथ वो था क्या, अनजस्ट डिवीजन ऑफ रेडक्लिफ, यानी कि रेडक्लिफ की गैर मुनसफाना जो तकसीम हुई थी, जो भारत या बरे सगीर जो उन्होंने तकसीम किया था बेटा, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू 3 जून प्लान, सर रेडक्लिफ का जो उस वक्त के लॉ एक्सपर्ट थे इंग्लिश के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि कोई भी गलत या मैनिपुलेशन ना हो ड्यूरिंग द बाउंड्री कमीशन, ठीक है बेटा। बाउंड्री कमीशन के दौरान लॉर्ड माउंटबेटन का जो अनफेयर और अनजस्ट पार्टीशन हुई वो इन्हीं के बकौल हुई थी, क्योंकि वो इनके दोस्त थे करीबी। आपको पता होना चाहिए जब करीबी दोस्त होंगे तो यही हाल होगा। और इसी वजह से कि मुस्लिम मेजॉरिटी के जो एरियाज थे उस वक्त के हिसाब से जो अक्सरियत रखते थे उन इलाकों को भी दे दिया गया इंडिया को। जो आज आगरा, कलकत्ता, मुर्मदार, जूनागढ़, कश्मीर, ये सब के ऊपर हम जो बात करते हैं बेटा, वो उस वक्त के हिसाब से हमारे इलाके थे। हमने इलेक्शन जीत लिए थे से, उनको अल्टर्ड करके, उनको चेंज करके बाकायदा रेडक्लिफ ने इंपॉर्टेंट एरिया जो उस वक्त के इलीट क्लास में मुसलमान लोग थे उनको दे दिए गए, क्योंकि वहां पे उनकी इंडस्ट्रीज थी, सनतें थी वगैरह वगैरह। ये वो रीजन था जिसके ब्याह पर पाकिस्तान की जो मेजर रियासतें थी वो कम पड़ गई। और आपने अगर नोट करा होगा कि बेटा ये सबसे अहम बात इसलिए है क्योंकि उस वक्त के हिसाब से गुरदासपुर और जम्मू एंड कश्मीर ये मेजर इलाके थे जीत चुके थे, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाए भी जा रहे हैं। और यही वो रीजन है कि इनके जो राइट एरिया का जो हक था, जो उस वक्त का सबसे अहम मुद्दा था, यही वो चीज थी जिसके ब्याह पर आज पाकिस्तान बहुत बड़ा क्लेम भी करते हैं और वहां के मुसलमान अब भी क्लेम करते हैं। रीजन ही यही है। कश्मीर इशू जो आज हुआ है बेटा वो इसी वजह से हुआ है। और इसके ब्याह पर अगर देखा जाए तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो क्या थी, रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज। जो माजरीन यहाँ पर आए आबादी के लिहाज से, जहाँ पे सेटल होने के लिए, जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा बेटा, ये आपने अगर नोट करा होगा बेटा, ये ट्रेनें भर भर कर आ रही थी। और आपने अगर नोट करा हो कि आपने 9 क्लास में पढ़ा था, आपने अगर थोड़ा भी आपको याद हो तो उस वक्त 6 लाख यानी कि पहले दिन सफर करने आने वाले लोगों को मार दिया गया था। टोटल जो लोगों को मारा गया मुसलमानों को 60 लाख के करीब है। तो आप अंदाजा लगाओ बेटा कि ये उस वक्त की जो अनसेफ था वो रीजन ही यही था कि जब इंडिया ने डिसाइड किया कि हमें तकसीम दिया जाएगा, हमें जब हमारे इलाके दिए जाएंगे, तो उस वक्त हमें जितने भी
जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी तकाजे थे, इंतज़ामी तकाजे थे बेटा, उनको पूरा करना था। लेकिन जब मिलियंस ऑफ फैमिलीज यहाँ पर आ रही थी इंडिया छोड़ के, तो हमारे पास ये नहीं चीज़ें थी, हम लोग ये सोच के नहीं बैठे हुए थे कि हमने किस तरह से उनको तरतीब देना है। और यहाँ पे होमलेस, रूरल, मिजरेबल, डिस्ट्रेस मुस्लिम जो उस वक्त आए, उनके लिए टेम्पररी रेफ्यूजी कैंप बनाया गया, क्योंकि इतनी तादाद में उठकर आ गए लोग कि इतना तवक्को नहीं थी। अब इतनी तादाद में अगर आएंगे तो उस वक्त के हिसाब से कहीं लिखा हुआ है 1 करोड़, कहीं लिखा हुआ है 7 करोड़। अब 7 करोड़ की आबादी अगर यहाँ पर आ रही होगी बेटा, तो ये कम नहीं है। दुनिया के हिसाब से बड़ी अब तक की इंटरनल माइग्रेशन जो हुई है, यानी कि अंदरूनी हिजरत जो हुई है किसी भी मुल्क की, वो पाकिस्तान की है, दुनिया की तारीख की पूरी। तो आप अंदाज़ा लगा रहे होगे कितने लोग आ रहे होंगे। और यही वो रीज़न है कि उस वक्त जो गवर्नमेंट प्लान करके बैठी हुई थी, मनसूबाबंदी करके बैठी हुई थी, उस वक्त के हिसाब से जो शॉर्टेज हो रही थी वो फूड, होम, मेडिसिन और जितनी भी जरूरियात है, अदर नेसेसिटीज, वो कम पड़ रही थी। तवक्को नहीं थी ना बेटा। अब लगाओ कि वही लोग छोड़कर रहते जो बहुत गरीब थे। अब अंदाजा लगा रहा हूं वहां के मुसलमान कितने गरीब, जिनका कोई नहीं है निसार, वही तो नए मुल्क में आएंगे ताकि उनका कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए हालात। और जब उनको अगर रास्ते में ही मार दिया जाए तो फिर आप जरा सोचो बेटा। यही वो रीज़न था कि आपने अगर नोट करा होगा, तीसरा सबसे मेजर पॉइंट जो आया वो इंतजामी मुश्किलात है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। ये मैंने आपसे इसलिए डिस्कस किया क्योंकि बेटा उस वक्त ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें नहीं दिए गए, हमें पता ही नहीं था। और जब लास्ट नंबर में इतने ज़्यादा लोग आ रहे होंगे तो हमें ये भी नहीं पता होगा कि कौन बगावत में है, कौन पाकिस्तान के साथ है, कौन रिबेल में है, कौन नहीं है, ये हमें नहीं पता। और उस वक्त वो ऑफिस सारे वेकेट हो गए थे, अंग्रेज छोड़ के चले गए। उस वक्त के ज़्यादातर हिंदू ज़्यादातर बैठे हुए थे। हमने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को बुलाया है, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा, पढ़ा लिखा है बंदा, उनको लिख भी सकता है, उनको बोलते हैं ना रिकॉर्ड भी रख सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह कि ना फर्नीचर था, ना स्टेशनरी थी, ना कोई बिल्डिंग, ना कोई कुछ नहीं। आप अंदाजा लगाओ, ओपन एयर, खुले आसमान पे बैठे हुए। और ऑफिशियल रिकॉर्ड जो हिंदुस्तान से आ रहा था वो भी जला दिया। जाहिर सी बात है बेटा, जब कुछ नहीं बचेगा तो यही होगा। वही हमने बोलते हैं ना रहेगी बांस ना बचे, वही बात हो गई, वही सांप भी टूट, लाठी भी टूट जाए सांप, ये सब कुछ जो कहावतें थी ना, ये उस वक्त चल रही थी, ठीक है ना। तो ये आपने अगर नोट करा होगा, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूट, ये वाली वो कहानी थी। तो समझ जाओ बेटा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं देना था। प्लस सबसे अहम बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, असासों की तकसीम में तो बहुत ही बड़ा घपला हुआ। आपने अगर नोट करा होगा कि जब भी कोई मुल्क आज़ाद होता है या कोई ममालिक जब छोड़ के जा रहा होता है, तो जाहिर सी बात है उसकी पॉसिबिलिटी ये होती है कि कहीं ना कहीं जो मुल्क बन रहा है ना, उसको तबाह बर्बाद कर दो। तबाह बर्बाद करने से मुराद ये कि उसके असासों को ख़त्म कर दो। असासे ख़त्म हो गए, जाहिर बात देना नहीं है, क्योंकि बरतानिया ने जब छोड़ना तो बेटा जाहिर सी बात है $4 अरब। अब आप अंदाजा लगाओ, 4 अरब ये डॉलर्स के ऊपर थी, लेकिन इसको कहानी में कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, रुपीज़ में। अब उस 4 अरब में भी अगर आपने नोट करोगा, 1 अरब देने थे। अब 1 अरब रिजर्व बैंक में है उस वक्त इंडिया में, उसे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जब पाकिस्तान को शेयर दिया गया तो 750 मिलियन है, वो भी तकसीम करके किस्तों में रहा है। और उसमें 50 मिलियन जो है वो पेड नहीं हुए आज तक। तो आप अंदाज़ा लगा रहे हो, जब किस्तों में आएंगे तो बेटा तो कर्जा भी लेना पड़ेगा। और कर्जा लिया हमने, 1951 में हमारा पहला कर्जा था। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि हमारे को पूरा, यानी कि पाकिस्तान को पूरा तबाह बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया गया। और इस पर सबसे बड़ा मसला जो सबसे अहम एक मुल्क के लिए बनता है बेटा, वो है डिफेंस। अगर नोट कराओ, हमारी डिवीजन ऑफ आर्मी, फौज की तकसीम का भी बड़ा मसला था। वो रीज़न ये था कि पार्टीशन के दौरान हमारी जो डिवीजन ऑफ मिलिट्री के जो असासे थे वो दिए ही नहीं गए। आधे से ज़्यादा फैक्ट्रीज जो थी 921 में से 921 में से सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, कि बांग्लादेश जो आज है ईस्ट पाकिस्तान, उस वक्त के लिहाज से और वेस्ट पाकिस्तान को मिलाकर 34 सिर्फ इंडस्ट्रीज दी गई। उसमें कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री समझते हो ना बेटा, नहीं कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन की जो फैक्ट्रीज होती है एक भी नहीं है। जो फोर्सेज हमें दी गई थी वो 36% थी, यानी कि 64% जितनी फोर्सेज वो इंडिया को दे दी। यानी कि अगर आपने 5 लाख रखे तो उसमें से 21,000 से हमारे लिए। अब 21,000 अगर आ रहे हैं और हमारे पास कोई आर्म्स एंड एम्यूनेशन नहीं, कोई असासे नहीं, कुछ नहीं, तो हम खुले आसमान पर हैं। आप अंदाज़ा लगाओ कि उस वक्त के रेफ्यूजीज़ ने हमारी प्रोटेक्शन की है। इससे अंदाज़ा लगाओ आप, बाकायदा मुजाहिदीन जो कश्मीर के, खैबर पख्तूनख्वा के, अगवानियों के, इन्होंने हमारी प्रोटेक्शन की है। ये आप अंदाज़ा लगाओ कि उस वक्त कायद-ए-आज़म की सोच कितनी ज़बरदस्ती। अगर NWFP नहीं होता तो फिर क्या होता, क्योंकि अगवान और पठान अगर एक नहीं होते तो आज पाकिस्तान बचता ही नहीं बेटा। और हमने पहली जंग की है 1948 में कश्मीर की वजह से।
तो आप अंदाज़ा लगा रहे होगे कि ये वही बात थी कि जहाँ पे यहाँ पर जो हमारे को देनी चाहिए थी, पूरी एक डिवीजन देनी चाहिए थी, वो नहीं। अब टोटल आबादी यार अंदाज़ा लगाओ 9 करोड़ की आबादी, अगर 7 करोड़ यहाँ पर आ रही है या 1 करोड़ आ रहे हैं या 9 करोड़ की आबादी तो मौजूद है ना। 9 करोड़ की आबादी को संभालने के लिए सिर्फ 21,000 अफवाज के लोग, तो ये तो अल्लाह का एक मौजूदा था बेटा। और आपने अगर नोट करोगे उसका डिवीजन ऑफ मिलिट्री रिसोर्सेज जो थे वो दोनों ममालिक के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने थे। कहाँ गया, किधर गया, ये तो अल्लाह ने हमें बचा लिया बेटा। ये तो हमारे लोग थे उस वक्त इतने ज़्यादा हुब्बुल वतनी थे, मुहब्बत थे कि उनको पता था कि कहीं ना कहीं हमने अपने आप को आगे बढ़ाना है। और ये दर हकीकत है, ये आपको हर जगह मिलेगा, आप कहीं पे भी सर्च करोगे आपको मिलेगा। ये रीज़न ये है कि ये आपको अभी से समझाया जा रहा है कि ताकि आपका दिमाग खुल जाए। आप नोट कर रहे होगे ना कि हमारा असल जो हम लोग बनाते हैं अपनी 14 अगस्त, वो क्यों बनाते हैं? हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं, हमें फ्रीडम नहीं मिली, हमें इंडिपेंडेंसी मिली है। तो यही हमें पता होना चाहिए कि हमने उसकी आज़ादी की कितनी अहमियत है। और यही अगर नोट करा होगा कि कहीं ना कहीं उस वक्त की जो गवर्नमेंट, जो मैंने आपके साथ भी डिस्कस किया बेटा, यही वो पूरी लॉन्ग डिस्कशन है। और आपने अगर नोट करा होगा कि 60 मिलियन उस वक्त ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए हमें दिए गए थे, वो भी नहीं मिले हमें। देखो आपके सामने लिखा हुआ है ना, यही वो रीज़न था कि उस वक्त के एरियाज़ को शिफ्ट इन किया गया था। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी पाकिस्तान के हिसाब से, एक भी नहीं मिली हमें, नॉट अ सिंगल वन। यूनाइटेड इंडिया को सब कुछ दे दिया उठा के, सब कुछ उसको दिया। लोग लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल थे तो उनको तो भाई मुसलमानों को छोड़ो। और आज मुसलमान वहाँ के ये मानते हैं कि अगर कायदे आज़म नहीं करते, पाकिस्तान नहीं होता, तो मुसलमानों की वैसी औकात या वैसी अहमियत नहीं होती। तो आप अंदाज़ा लगाओ बेटा। और ये वो रीज़न है इसके ब्याह पर सबसे बड़ा इशू जब तक चल रहा है वो कौन सा है? रिवर वाटर इशू, दरियाए पानी की तकसीम का जो तकाजा है, जो कश्मीर इशू का सबसे मेजर मुद्दा है वो यही है बेटा, कैनाल वाटर सिस्टम। आपने अगर नोट करा होगा ये इतना बड़ा मसला है, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से अगर ये मसला देखा जाए तो इंडिया इसलिए कश्मीर पर हावी होना चाहता है क्योंकि आपके सामने पता ना कि 3 दरिया जो है वो पाकिस्तान के लिए नोटेबल है और 3 दरिया जो हैं वो इंडिया के नोटेबल हैं। रावी, ब्यास, सतलज इंडिया के लिए, इंडस, झेलम और चनाब, क्योंकि इंडस पूरा हिमालय से होता हुआ आता है। और यही वो रीजन है कि किसी भी कंट्री को यहाँ पे नेचुरल फ्लो रोकने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कलेक्ट कर सकते हो, जमा करो, लेकिन रोक नहीं सकता। ये क्राइसिस अराइज किया गया था पंजाब और सिंध में उस वक्त, और रिवर इंडस की जितनी भी टेरिटरीज थी उस वक्त झेलम, चनाब की, वो भी टूट कर रावी और सतलज की जो गंगा और जमुना की उस वक्त आती है इंडिया में, वो हमारे पास आ रही है। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया आज भी इस बात को क्लेम करता है। और आपने अगर नोट करा हो कि पाकिस्तान का पानी इंडिया हमेशा रोकता है, वो रीज़न ये है कि हमने उस पर कभी तक फोकस नहीं किया ना बेटा। हम लोग तो इस बात पर लगे हुए हैं कि डैम हम लोग बनाएंगे आइंदा 10 सालों में, अब पता नहीं बनेंगे भी नहीं बनेंगे, वो तो एक अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन आपने अगर नोट करा होगा कि वेस्ट पंजाब के ऊपर ये जंग हुई, कश्मीर पर ये जंग हुई पहली। और आपने अगर नोट करा होगा पंजाब और सिंध में जितना भी क्लियरेंस आता है इरीगेशन सिस्टम का, अपाशी का निज़ाम जो पूरा चलता है वो इन दरियाओं पर चलता है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि इसके ऊपर बाकायदा बैठक भी हो चुकी है। कब? इस पर एग्रीमेंट साइन हुआ है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, जिसको हम बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध-ताज मुआहदा, जो सितंबर 1960 में हुआ। अब ये हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे लिखा गया है कि आप कलेक्ट कर सकते हो, रोक नहीं सकते। इंडिया ने डैम्स बना दिए हैं 141, वो कलेक्ट करता है, फिर आपका पानी छूटता है। आपके पास डैम्स नहीं है, आपके पास सैलाब आते हैं वगैरह वगैरह, जो आप लोग झेलते हो। आप अंदाज़ा लगाओ कि ये हमें पता होना चाहिए। तो उस वक्त से अब तक हम लोग उस पर इसलिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, रीज़न ये है बेटा, हम लोग का एहसास नहीं रहा ना। हमने अपनी तारीख खो दी, अपनी आज़ादी का असल मकसद खो दिया। हमें पता नहीं था हमारे साथ मुश्किलातें क्या थी, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा है बेटा। यही वो रीज़न्स थे जो हमने आज कंप्लीट करने थे। आपको सिखाया इसलिए जा रहा है ग्रेजुएशन में कि आपको पता हो कि हमारे क्या क्या नुकसान थे और क्या क्या पाकिस्तान जितना ज़बरदस्त मुल्क हमें मिला है ना बेटा, शायद ही, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के उन 7 मालिक में जिसमें 4 आपको सीजन्स मिलते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाओ बेटा, हम लोग तो पता ही नहीं है, हम तो पता नहीं किन ख्यालों में घूमे हुए। अगर अल्लाह ना करे घर निकल गया हमारे ऐसा, तो फिर पता चलेगा इसकी अहमियत का। क्यों? क्योंकि इशू ऑफ द स्टेट्स, रियासतों का तनाज़ा जो उस वक्त भी था बेटा, जो प्रिंसली स्टेट्स का था, 635 रियासतें, शाही रियासतें थी, उनको भी आज उनके मुसलमानों से पूछो बेटा जो कश्मीर में, उनकी आज़ादी ज़रा पूछो वो कितना तड़प रहे हैं। तो आज़ादी के लिए तो सारे मुसलमान तड़प रहे हैं बेटा, पूरी दुनिया में ही है वो तो। लेकिन आप सोचो हमारे घर के बराबर में ही है, हमारे घर है उसके बराबर में ही है, देख लो कश्मीर, हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे। तो आप अंदाज़ा लगाओ अगर आज़ादी छीन गई तो फिर क्या होगा। ये बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन पता ही नहीं है क्या करें बेटा। बस हम लोग बस कर रहे हैं जो कर रहे हैं, अल्लाह ही रहम करे। और इस वक्त देखो कैबिनेट मिशन प्लान में बाकायदा प्रोटेक्शन ये दी जा रही थी, इंटरेस्ट दिया जाता है इंडिया को।
10 साल के बाद, याद करो मैंने आपको बताया भी था। और वही अगर हम लोग अपनी सोच में रखें चॉइस ऑफ देयर पीपल और रिलीजियस एफिलिएशन जो हम लोग देख रहे हैं बेटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि टर्मिनेशन कर देंगे कंट्रोल ओवर इंडिया। और वो जो 20 फरवरी 1947 में जितनी भी डीकोलोनाइजेशन होनी थी, जो नौआबादियत का खात्मा होना था, उसमें एफिलिएट पाकिस्तान की जो रियासतें थी वो देनी थी। कश्मीर था, जूनागढ़ था, गुरदासपुर था, मनवादार था, जूनागढ़, कलकत्ता, आगरा, ये सारे इलाके मुसलमानों के थे। आप अंदाज़ा लगाओगे वो सारे इलाके आज हमारे पास मौजूद नहीं है। रीज़न क्या है? हमने उनकी औकातें अपनी औकात खो दी तो उनकी औकात क्या रखेंगे? अपना रुतबा हमने खो दिया तो उनका रुतबा क्या सोचेंगे? तो यही वो रीज़न्स हैं बेटा। ये आपको समझाने का मकसद है कि आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए, हमारी नस्लों को पता होना चाहिए, क्योंकि इसका कंक्लूजन और आखिरी हर्फ जो है बेटा वो यही है कि हमने उन चीज़ों को नोट करना था। हमें उस सारे रेडक्लिफ का जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो बोलते हैं ना रेडक्लिफ अवार्ड, जो मैं आपको आगे चल के नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा भी, तो वो आपने नोट करा होगा कि वो अवार्ड कितना अहम था। अब वही बोलते हैं कि कायदे आज़म में अगर 2 साल और जिंदा होते तो शायद वो हमारे पास रियासतें मौजूद होती, लेकिन अभी भी हमारे पास क्यों नहीं है? वो रीज़न क्या है? हम लोगों ने वो औकात क्यों खो दी? हमने वो चीज़ें क्यों खो दी? रीज़न वो क्या है? क्योंकि हमने 3 चीज़ें अपने अंदर से खो दी बेटा, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। ये हमारा असल मोटो था, हमारी कौम का असल मोटो यही है। यूनिटी है, फेथ है और डिसिप्लिन है। ये वो चीज़ें थी कि जो हमने अपनी नोट करनी थी कि ये तीनों चीज़ें हमारे पास आती है एजुकेशन और हेल्थ से। हमने इन दोनों को बर्बाद करके रखा हुआ है। और रीज़न ही यही है सबसे बड़ी बात कि हम लोगों को, हमारे जितने भी आप बच्चे हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, जब इसको पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगाने के लिए पढ़ते हैं कि रट्टा लगा लो, नंबर आ जाएंगे और बस पास होना है। लेकिन बेटा असल ये लॉजिक है, आप इसको समझो, इसको समझ के लोगों तक पहुँचाओ कि हमने कोई थाली में रख के हमें आज़ादी नहीं मिली है जो आपको इतना पकड़ से आप इसको लूट रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। ये आप सोचो बेटा, क्योंकि हमने इसको सुधारना है। कोई आसमान से फरिश्ते थोड़ी उतरेंगे। अगर आज के लेक्चर में अगर आपको कुछ चीज़ में ना हो तो मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करो। और आपको चीज़ों का इल्म हो या सर्वे हो बेटा तो वो भी मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।